हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट पे। तो चलिए आज के इस नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बहुत सारे बच्चे हमें कमेंट में बोल रहे थे कि सर इकोनॉमिक्स का वीडियो लेकर के आइए, तो चलिए आज के इस हम लोग नए टॉपिक पे बात करेंगे। तो हमारा ये जो चैप्टर है वो है, देखिए, लेसन 1 का, जो कि नाम है इसका अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ठीक है, तो इसमें हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कवर करेंगे चैप्टर 1 के। तो आप लोग बस अंत तक बने रहिएगा वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के इस पहले प्रश्न पे बात करते हैं। इसमें देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न भी और काफ़ी वीवीआई प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। ठीक है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। अब आप लोग सारे बच्चे जो हैं वो अच्छे से वीडियो को देखिएगा और प्रश्न को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि हम लोग बेहद ही शानदार टॉपिक्स को भी यहाँ पे क्लियर करते जाएंगे। सारा टॉपिक कि योजना आयोग क्या होता है, कैसे क्या होता है। ठीक है, देखिए भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। इसका आंसर क्या है, 15 मार्च 1950 ईस्वी। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, देखिए इससे कितना क्वेश्चन हमारा क्लियर होगा, आप लोग समझिएगा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 मार्च 1950 ईस्वी में। योजना आयोग में कितने सदस्य होते हैं, तो 8 सदस्य। क्लियर है, कितने सदस्य, 8 सदस्य। और इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। अब आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, 2-3 तो हमारा क्लियर हो गया। एक प्रश्न और इसमें यहाँ से बनता है कि भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। आज़ादी के बाद भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो हमने अभी पढ़ा जाना, ये उसका पदेन अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर उस क्वेश्चन का कि भारत के पहले जो है योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये देखिए इस छोटे से टॉपिक से हमारा कम से कम 5 क्वेश्चन कवर हुआ। तो इसको आप लोग वीवीआई करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह हम लोग सारे टॉपिक्स पे बात करते जाएंगे जो बात करने योग्य होगा। दूसरा प्रश्न हमारा देखिए है, जो कि 2014 के मैट्रिक एग्जाम में ये रिपीट किया गया प्रश्न है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ठीक है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पटना। ठीक है, बिहार के पटना जिले का प्रति व्यक्ति आय क्या है, सर्वाधिक है। अगला प्रश्न हमारा तीसरा है कि भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ये था देखिए हमारा बिहार के किस जिले का, तो पटना। अगला प्रश्न हमारा भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो गोवा का। तो ये दोनों प्रश्न भी काफ़ी अच्छा है, तो आप लोग अच्छे से इसको याद रखिएगा कि अगर बिहार के किस जिले के बारे में पूछे तो पटना, और भारत के किस राज्य के बारे में पूछे तो गोवा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये आगे आपको देखने को मिल सकता है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, किसे कहा जाता है, कब से कब तक। तो देखिए इसमें आंसर बोलेंगे हम लोग 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल यानी 31 मार्च को ये क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे हमारा पांचवा प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखने को मिलेगा कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपको एग्जाम में इसका 4 ऑप्शन भी दिया जाएगा, तो आपको बस टिक करना है, यहाँ पे आंसर याद रखना है डायरेक्ट इसका। ठीक है, कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1969 ईस्वी। क्लियर है, 1969 ईस्वी में क्या किया गया था, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा छठा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी। सहकारिता जो है वो प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना, तो याद क्या रखना, 1919 ईस्वी में बना। ठीक है, 1919 ईस्वी में। आगे बढ़ते सातवें प्रश्न पे। सातवां प्रश्न हमारा कह रहा है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। ठीक है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। इसका आंसर क्या होगा, भूमि विकास बैंक। ठीक है, भूमि विकास बैंक क्या करती है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है। चलिए आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न पे।
भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ठीक है, बहुत ही हाईलाइटेड ये प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। आगे बढ़ते 9वें प्रश्न पे। देखिए 9वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि बिहार में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? बिहार में कार्यरत मतलब काम कर रहे केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है, ये हमसे पूछा गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? 25, यानी कि 25 कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक बिहार में मौजूद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न हमारा कह रहा है जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विकसित कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह विकसित देश कहलाता है। अगला हमारा जो प्रश्न है वो काफ़ी वीवीआई है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और थोड़ा सा इजी भी है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो बहुत सारे बच्चे इसमें नई दिल्ली टिक करके आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता था? मुंबई। ठीक है, महाराष्ट्र के मुंबई शहर को। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न हमारा 12वां नंबर है कि देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय बैंकों ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? ठीक है, उस टाइम के बारे में बात कर रहा है जब ये बुक छपा था कि देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कब है? 196, यानी 196। ठीक है, ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा 13वां प्रश्न कह रहा है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन सी है? ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। शेयर बाजार की नियामक संस्था राइट आंसर हो जाएगा सेबी। हिंदी में भी कभी कभी देखने को मिल सकता है आपका ऑप्शन इस तरह से। ठीक है, ऐसे भी मिल सकता है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन सी है? सेबी। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए 14वें प्रश्न पे बात करते हैं। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या कहलाता है? ठीक है, देखिए तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पहले क्षेत्र में क्या आता है? कृषि। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग, और तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? ये हमारा तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र। ठीक है, ये पहले में आता है, ये दूसरे में आता है, और ये तीसरे में आता है। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा 15वां है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? ठीक है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? राइट आंसर क्या होगा? 4। वैश्वीकरण के मुख्य 4 अंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न शायद है। चलिए इसके बाद हम लोग इसके अगले टॉपिक को पढ़ेंगे, लेसन 2 को। ये हमारा लास्ट प्रश्न आज का है, तो आप लोग ये प्रश्न पढ़ लेने के बाद ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा कि मानव पूंजी का प्रमुख घटक कितने हैं। ठीक है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 5। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके हमें बोल रहे थे कि सर इकोनॉमिक्स का वीडियो लेकर के आइए। अब हम लोग धीरे धीरे करके इसके लघुत्तरीय प्रश्न को भी लेकर के आएंगे, जो कि बच्चे काफ़ी डिमांड करते हैं। उन सभी प्रश्नों का, इतिहास का, भूगोल का, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का, साइंस का भी वीडियो बहुत दिनों से नहीं आया, तो वो भी बहुत ही जल्द चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए हमारे चैनल को, सक्सेस स्टडी पॉइंट को, और बने रहिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।